आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है इस लेक्चर में। तो जैसा हम जानते हैं कि हमने शुरू किया है स्टैटिक पार्ट इकोनॉमिक्स का और हमने कवर कर लिया है मार्केट स्ट्रक्चर तक। तो इस लेक्चर में हम जा रहे हैं स्टार्ट करने एक और टॉपिक जो कि है स्टैटिक इकोनॉमिक्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में। ठीक है, तो इसे शुरू करने से पहले हमें समझना होगा कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इनका मीनिंग क्या है। तो प्रोड्यूसर का क्या मीनिंग है और कंज्यूमर का क्या मीनिंग है। ठीक है, तो बेसिकली जो पहला है उससे हम शुरू करते हैं प्रोड्यूसर से। तो प्रोड्यूसर कौन होता है? तो कोई भी पर्सन जो इस्तेमाल करता है रॉ मटेरियल का या कच्चे माल का और प्रोड्यूस करता है गुड्स को एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद में। ठीक है, या प्रोसीजर के बाद में। ठीक है, और यदि अगर हम बात करें कंज्यूमर की तो ये वो पर्सन होता है जो कि कंज्यूम करता है या सेवन करता है उस गुड्स का जो कि प्रोड्यूस हुआ है, जिससे कि प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो जो प्रोड्यूसर है वो पर्सन है और यूज करता है रिसोर्सेज को, रॉ मटेरियल को, और कन्वर्ट करता है उसे एक गुड्स में एक सर्टेन प्रोसेस के बाद। ठीक है, वैसे ही जो कंज्यूमर है वो एक पर्सन है जो कंज्यूम करता है उन प्रोडक्ट्स को। तो आप कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे पर्सन है बेकरी में, ठीक है, जो इस्तेमाल करता है रॉ मटेरियल को, ठीक है, जैसे कि आटा हो गया आपका, और उसके बाद उसे कन्वर्ट करता है ब्रेड में। ठीक है, तो रॉ मटेरियल जो था व्हीट फ्लोर था, तो एक प्रोसेस के बाद जो वो था वो कन्वर्ट हो गया ब्रेड में। ठीक है, तो यहाँ पे एक और पर्सन है जो कि खरीदता है उस पर्टिकुलर ब्रेड को। ठीक है, और उसका सेवन करता है या कंज्यूम करता है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में जो पर्सन है जो बेकरी में है, जो यूज करता है रॉ मटेरियल को और कन्वर्ट करता है इसे ब्रेड में, ठीक है, वो होता है प्रोड्यूसर। और जो दूसरा पर्सन है जो परचेज करता है इसे और सेवन करता है इसका, वो है कंज्यूमर। ठीक है, तो हम सोच सकते हैं कि अब हमें प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच का डिफरेंस पता चल गया। ठीक है, तो अब सेकंड टर्म है कंज्यूमर बिहेवियर। तो बिहेवियर का क्या मतलब हुआ? तो बिहेवियर रेफर्स करता है सेट ऑफ इमोशंस को एंड एक्शंस को जो कि बेस्ड होते हैं किसी भी इंसान की थिंकिंग प्रोसेस पे और प्रेफरेंस पे। ठीक है, तो बिहेवियर सेट है इमोशंस का और एक्शंस का जो कि बेस्ड होता है थिंकिंग प्रोसेस और रेफरेंस पे। तो हम जब बात करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर की, तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड्स डिसीजंस मेक करते हैं और एलोकेट रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग कंजप्शन करते हैं, जैसे कि टाइम हो गया, मनी हो गया, एफर्ट हो गया, गुड्स एंड सर्विस के कंजप्शन में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे हाउस होल्ड है इसके तरह, ठीक है, जिसमें कि 4 लोग हैं, तो ये 4 लोग जो है किस हिसाब से पैसे का इस्तेमाल करते हैं, टाइम का इस्तेमाल करते हैं, एफर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं कई सारी गुड्स एंड सर्विसेज को इस्तेमाल करने के लिए, जैसे कि ABCD DEF। ठीक है, और ये कैसे इन्हें प्रेफर करते हैं, इन्हें यूज कर सकते हैं, क्या इनकी नीड और रिक्वायरमेंट है, और ये सब चीजें जो है ये होती हैं कंज्यूमर बिहेवियर में।
ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। तो बेसिकली कंज्यूमर बिहेवियर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए, मार्केटर्स के लिए, पॉलिसी मेकर्स के लिए और इकोनॉमिस्ट के लिए, क्योंकि ये प्रोवाइड करता है इनसाइट्स व्हाई पीपल बाय सर्टेन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। ठीक है, वो क्यों लेते हैं, वो किस प्रकार से अपनी चॉइसेस बनाते हैं और कौन से फैक्टर्स उनके चीजों को अफेक्ट करते हैं। जैसे ये एक इंसान है और ये चाहता है एक बिजनेस स्टार्ट करना जो कि कुछ बनाएगा। ठीक है, तो इसको टारगेट करना है इन लोगों को। ठीक है, तो ये पता चलता है कि इसे कि ये जो लोग हैं इन लोगों को प्रेफरेंस है ए को ड्रिंक करने की। ठीक है, और ये यहाँ पे अलग ड्रिंक्स हैं ABCD। ठीक है, तो ये जो पर्सन है और इसे कुछ बनाना है, ठीक है, और वो बनाना है इन लोगों के लिए, और इससे पता चलता है कि ये लोग ABCD में से ए पे ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, तो ये उन फैक्टर्स को देखेगा जिसकी वजह से ये इन्फ्लुएंस होता है डिसीजन, और ये एक व्यापारी है, तो ये एक मार्केटर भी है और ये पॉलिसी मेकर भी होगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये अब इन सभी फैक्टर्स को स्टडी करेगा। ठीक है, और उसके बाद ही प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो अब मैं समझ सकता हूं कि आपको बेसिक इंट्रोडक्शन कंज्यूमर बिहेवियर का मिल गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं उन फैक्टर्स को जो इन्फ्लुएंस करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। तो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? पहला है कल्चरल फैक्टर। कल्चरल, सब कल्चरल, सोशल क्लास सिग्निफिकेंटली कंज्यूमर बिहेवियर को इंपैक्ट करती है। कल्चर नॉर्म्स हो गए, वैल्यूज हो गया, बिलीव्स हो गया, ये शेप करती है प्रेफरेंस को, कंजम्पशन पैटर्न्स को। चलिए डिस्कस करते हैं इसे। ये यहाँ पे एक इंसान है जो वेजिटेरियन कल्चर से बिलोंग करता है। ठीक है, और आप कह सकते हैं कि ये एक मार्केट है पूरा, ना कि एक कोई इंसान। ठीक है, जो वेजिटेरियन कल्चर से बिलोंग करता है। और फिर यहाँ पे एक मीट कंपनी आती है जो कि मांस का उत्पादन करती है। तो क्या आपको लगता है, क्या ये कंपनी इनके साथ व्यापार कर पाएगी? नो। ठीक है, नो, क्योंकि जो कंपनी का बिजनेस है वो इनके बिजनेस से मैच नहीं करता, कल्चर और कंज्यूमर बिहेवियर से। ठीक है, तो ये जो है ये फर्स्ट फैक्टर है। ठीक वैसा ही अगर हम एक और कहें तो आप कह सकते हैं कि अगर यहां पे एक मार्केट है XYZ का, और यहां पे कंपनी है जो प्रोड्यूस करती है ABCD के गुड्स एंड सर्विस को, तो आपको लगता है कि या ये कंपनी जो है ये ABC प्रोड्यूस करती है और XYZ के साथ कार्य कर पाएगी, बिजनेस कर पाएगी? नहीं, क्योंकि यहाँ पे कल्चरल टाइज जो है वो मैच नहीं होंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा है सोशल फैक्टर। रेफरेंस ग्रुप, फैमिली, सोशल नेटवर्क, सोशल इन्फ्लुएंस, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंज्यूमर डिसीजंस में। और ठीक है, और ये एडवर्टाइजमेंट के थ्रू या फिर विज्ञापन के थ्रू ज्यादा ड्राइव होता है। ठीक है, आपने एड्स देखे होंगे, आपने एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, आपने मोबाइल फोन्स में देखा होगा, लैपटॉप्स में देखा होगा, आपने कई सारे रोड पे साइन बोर्ड्स में देखा होगा। तो ये सभी सोशल फैक्टर्स हैं, और कई बार आप दोस्तों के द्वारा या परिवार के द्वारा रिकमेंडेड चीजों को अपनाते हैं। जैसे कि ये आप हैं और ये आपका दोस्त है, और ये XYZ को कंज्यूम करता है, और इसने कहा ये बहुत अच्छा है, और इसने आपको बोला कि आपको भी XYZ लेना चाहिए। ठीक है, और ये बहुत अच्छी है, और ऐसी चीज आपके साथ होती है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अब आप जाके XYZ को जरूर ट्राई करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये सोशल फैक्टर है। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे जो ग्रुप्स है, फैमिली, सोशल नेटवर्क्स है, सोशल इन्फ्लुएंस है, ये आपके डिसीजन को अफेक्ट करता है। ठीक है, क्योंकि आप इंसान के तौर पे या कंज्यूमर के तौर पे, हमारा जो दिमाग होता है वो रिकमेंडेशंस की तरफ काफी ज्यादा टेंटेटिव होता है। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग इन्हें लेना स्टार्ट करते हैं रिकमेंडेशंस को, हम अल्टीमेटली उस चीज को कंज्यूम करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद है पर्सनल फैक्टर्स। इसमें आता है आपका, और ये आपका बेसिकली होता है एज, जेंडर, इनकम, ऑक्यूपेशन, लाइफस्टाइल एंड पर्सनैलिटी इन्फ्लुएंस। ठीक है, अगर हम बात करें इनके बारे में एक के बाद एक, और यहाँ पे एक आदमी है जो 14 साल का है कुल। ठीक है, और एक व्यक्ति है 60 ईयर्स का, तो आपको क्या लगता है ये 60 ईयर्स वाला जो है प्ले स्टेशन डिमांड करेगा कभी? और ये जो बंदा है, क्या ये फुटबॉल डिमांड करेगा कभी? और ये जो 14 साल का बच्चा है, ये बंदा बोन ऑयल का या जोड़ों के दर्द की दवाई लेगा, या फिर दवाइयां लेना चाहेगा? क्या ये हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एज फैक्टर है वो मैच नहीं करता है चीज से। ठीक है, अगर कोई ज्यादा ही एक्स्ट्रॉर्डनरी है तो उसका हम नहीं कह सकते, लेकिन नॉर्मल ही ऐसा नहीं होता। ठीक है, जो 60 ईयर्स वाला है और इन जो डिमांड करता है वो 14 ईयर्स का होगा, और जो बोन ऑयल को डिमांड करता है वो 60 ईयर्स का होगा। ठीक है, तो ये होता है एज फैक्टर। ओके, अब हम बात करते हैं जेंडर की। तो अगर एक जो व्यक्ति है वो मेल है, तो वो डिमांड करेगा बेल्ट की, पर्स की, सनग्लासेस की, ओके, घड़ी की, वॉचेस की, इन सभी चीजों को। और यही यहाँ पे अगर फीमेल है तो वो डिमांड करेगी मेकअप आइटम्स की, कॉस्मेटिक्स की, परफ्यूम्स को। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, ये सभी आपको उदाहरण है, इन्हें पर्सनली मत लीजिएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ये पर्सन है और इसको चीजें प्रोड्यूस करनी है और मेल्स के लिए प्रोड्यूस करनी है, तो ये क्या मेकअप, कॉस्मेटिक, परफ्यूम्स बनाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका जो टारगेट ऑडियंस है वो है मेल। उसके लिए यहाँ पे बेल्ट, पर्स, सनग्लासेस, वॉचेस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये सिर्फ एक उदाहरण है। ठीक है, देखिए, अगर यहाँ पे इसे फीमेल्स को टारगेट करना है तो ये यहाँ पे मेकअप, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स पे टारगेट करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अब इसका जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो वुमेन्स की तरफ है या फेमिनिस्ट की तरफ है। ठीक है, उसके बाद हम इनकम की बात करें, तो अगर यहाँ पे लग्जरी कार ब्रांड है, जैसे कि ऑडी हो गया, ठीक है, उदाहरण के लिए, और यहाँ पे लोग हैं, जो लोग हैं वो सिर्फ 10 लाख तक की गाड़ी ही खरीद सकते हैं, या फिर 10 लाख से 25 लाख तक की गाड़ी ही खरीद सकते हैं। तो आप कह सकते हैं क्या ये ऑडी इनके लिए गाड़ी बनाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि ऑडी का जो टारगेट ऑडियंस है वो लाए करता है 40 लाख वाले से ज्यादा इनकम ग्रुप पीपल को। ठीक है, तो इनकम जो है अदर फैक्टर है। ठीक वैसे ही ऑक्यूपेशन की हम बात करें, अगर पर्सन डॉक्टर है तो वो डिमांड करेगा मेडिकल किट्स की। अगर पर्सन लॉयर है तो डिमांड करेगा स्टेशनरी एंड लीगल आइटम्स की। और वैसे ही लाइफस्टाइल या पर्सनैलिटी इन्फ्लुएंस हो गया, ये कंज्यूमर चॉइस को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, इसके बाद है, तो अब हमारे पास है साइकोलॉजिकल फैक्टर, परसेप्शन, मोटिवेशन, एटीट्यूड एंड लर्निंग इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर। तो इसे हम कह सकते हैं आपके एडवर्टाइजमेंट पे और मार्केटिंग पे डिपेंडेंट फैक्टर्स। ठीक है, क्योंकि अब ये सभी तीन प्रेफरेंस जो हैं, ये सभी प्रेफरेंस मोटिवेशन एटीट्यूड के द्वारा होने वाली है। उदाहरण के लिए यहाँ पे एक्स है जो प्रमोट कर रही है ए को, जो यहाँ पे फिर एक इंसान है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक्स जो है
ए को प्रमोट करना शुरू करेगी, ठीक है। तो एक्स जो है वो अल्टीमेटली उस पर्सन को इन्फ्लुएंस कर रही है, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे कार है, ठीक है। तो ये जो पर्सन है ये डिमांड कर रहा है माइलेज को, ठीक है, उस लो मेंटेनेंस को, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव मेजर्स को। तो क्या आपको लगता है क्या जो एक्स है वो प्रोड्यूस करेगा उन गाड़ियों को जिसमें माइलेज ही ना हो, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट हो जाए, कॉस्टली हो? क्या आपको लगता है एक्स ऐसा करेगा? नहीं, क्योंकि जो कंज्यूमर का परसेप्शन है वो है माइलेज के लिए, उसका मोटिवेशन माइलेज के लिए है, लो मेंटेनेंस के लिए है, कॉस्ट इफेक्टिव के लिए है, और उसका एटीट्यूड जो है वो भी इन्हीं फैक्टर्स के द्वारा डिसाइड होगा। लेकिन आप प्रोड्यूस कर रहे हो इन फैक्टर्स को, नो माइलेज, तो आपको क्या लगता है क्या होगा? ये जो इंसान है ये आपकी गाड़ी को प्रेफरेंस ही नहीं देगा, ठीक है। तो नॉट गिव प्रेफरेंस टू योर कार, आपकी गाड़ी को प्रेफरेंस ही नहीं देगा, ठीक है। तो ये होता है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है। इसके बाद मार्केटिंग इफेक्ट्स या फिर परसेप्शन और एटीट्यूड होता है टूवर्ड्स का, ये ही। तो ये जो है चीजें जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उदाहरण के तौर पे। तो मान लीजिए यहाँ पे टारगेट पीपल है और इनको चाहिए नेचुरल ड्रिवन जूसेस, यानी आपके प्राकृतिक जूस आप कह सकते हैं उन्हें, ठीक है, ठीक है, नेचुरली ड्रिवन जूसेस। और यहाँ पे कंपनी है एक्स वाई जेड, और इस कंपनी को अगर प्रोड्यूस करना है इन लोगों के लिए आइटम्स, ठीक है, तो ये कंपनी जानती है कि इन लोगों को नेचुरल ड्रिवन जूसेस चाहिए, ठीक है। तो ये जो कंपनी है ये इन्हें क्या फ्लेवर्स के तौर पे जूस बेचेगी? नहीं, क्योंकि फ्लेवर जो है वो आर्टिफिशियल होते हैं और इनका जो टारगेट ऑडियंस है वो नेचुरल जूस की तरफ जा रहा है। तो ये लोग क्या करेंगे? दे यूज करेंगे नेचुरल वर्ड का, ठीक है, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते समय इन लोगों के लिए, ठीक है। तो ये एग्जांपल है आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का। अब हमारे पास है सेकंड टर्म, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, डिसीजन मेकिंग का क्या मतलब हुआ? तो ये होता है बेसिकली किसी भी पॉलिसी को, या हम कहें इसे प्रोसीजर टू टेक डिसीजन while considering many facts और फैक्टर्स, ठीक है। तो जब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एक प्रोसेस होती है जहां पे कि हम डिसीजन को लेते हैं कई सारे फैक्टर्स को कंसीडर करने के बाद, ठीक है। तो ये होता है आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। फर्स्ट फैक्टर है डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम रिकॉग्निशन। कंज्यूमर जो है रिकॉग्नाइज करते हैं नीड को या प्रॉब्लम को जिसे सॉल्व किया जा सकता है कंजप्शन के द्वारा। इसे हम इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स के द्वारा ही ट्रिगर कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर मैं ही एक पर्सन हूं और मैं कंज्यूमर हूं, और अगर मुझे डिसीजन लेना है कई सारी चीजों का खरीदने का, ठीक है। तो अगर मैंने विजिट किया मार्केट में, कहीं यहाँ पे कई सारे गुड्स हैं, ABCDEFG, कई सारे गुड्स हैं यहाँ पे, ठीक है। और मुझे डिसीजन लेना है कि मुझे इनमें से कौन सा चाहिए। तो पहली चीज जो मेरे दिमाग में आएगी वो आएगी प्रॉब्लम रिकॉग्निशन। तो मैं फर्स्ट रिकॉग्नाइज करूंगा प्रॉब्लम को और नीड को अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, मैं इस डिसीजन को क्यों ले रहा हूं, ठीक है। तो ये हुआ प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, पहला स्टेप। तो पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा नीड को, जिसे हम इंटरनल फैक्टर या फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स के द्वारा ट्रिगर्ड कर सकते हैं, ठीक है।
क्योंकि अगर मैं मुझे कंज्यूम करना है कुछ और मैं पाता हूं ए को, ठीक है, और मेरे इंटरनल फैक्टर्स के ऐसे मैं उस तरह से ले लूं क्योंकि मैं भूखा हूं, और ए के बाद मैं सफिशिएंट हो जाऊंगा अपनी हंगर को ट्रीट करने के लिए। लेकिन जो एक्सटर्नल फैक्टर है यहाँ पे वो है एडवर्टाइजमेंट, और मैं अगर पाता हूँ कि यहाँ पे जो जी है वो यहाँ पे मोमो प्रोडक्ट है और काफी इन्फ्लुएंस एडवर्टाइजमेंट है, तो मैं जी की तरफ लूंगा। ठीक है, तो ये हुआ एक्सटर्नल फैक्टर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर है हमारे पास इंफॉर्मेशन सर्च। एक बार नीड को रिकॉग्नाइज कर लिया, कंज्यूमर्स ने इंफॉर्मेशन ले लिया पॉलिटिशियंस के बारे में, तो इसे हम इन्वॉल्व करते हैं ऑनलाइन सर्च, रिकमेंडेशन को, या फिर अपने खुद के एक्सपीरियंस को लेकर। जैसे कि मान लेते हैं कि मैं एक इंसान हूं और मुझे कुछ, या कहें कि मुझे कुछ ऑटोमोबाइल्स या व्हीकल खरीदना है, तो मैंने डिसाइड किया कि मेरी नीड है माइलेज, लो मेंटेनेंस, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव, ब्यूटीफुल डिजाइन और 5 सीटर कार जिसमें 5 लोग बैठ सकते हैं। तो ये सब मेरी नीड्स हैं जो मैंने रिकॉग्नाइज की हैं कुछ चीज के बारे में सोचने के बारे में। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अब इंफॉर्मेशन सर्च करूंगा, मैं ट्राई करूंगा ऐसी किसी ऑप्शन को ढूंढने के लिए जिसमें कि माइलेज हो और ये सारी चीजें हो। जैसे मान लीजिए मैंने पता किया ए बी सी डी को, जो सभी कार मैन्युफैक्चरर्स हैं। ए का है एक्स, बी का है वाई, सी का है जेड, डी का है डब्ल्यू। तो मैं ट्राई करूंगा इन सब को देखूंगा और पता करूंगा कि इनमें से किस में ये क्षमता है कि वो मेरी नीड को सेटिस्फाई कर सके। तो मैं इसके लिए ऑनलाइन सर्च करूंगा, मैं रिकमेंडेशन लूंगा शोरूम ओनर से या फिर उन लोगों से जिन्होंने गाड़ी खरीदी हुई है, या फिर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पर रिलाई करूंगा। जैसे जैसे कि मैंने कहा कोई भी एक गाड़ी ली हुई है पहले से ही इनमें से, ठीक है, तो मेरा क्या एक्सपीरियंस उनके साथ रहा है ये यहाँ पे मैटर करता है। ठीक है, तो ये हुआ इंफॉर्मेशन सर्च। ठीक है, तो अगर हम आगे बढ़े, हमारे पास है अब इवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। तो बेसिकली क्या होता है अल्टरनेटिव्स का मतलब, ये होता है सम अदर ऑप्शंस अवेलेबल इन मार्केट। ठीक है, तो मैं दूसरे ऑप्शंस की तरफ देखूंगा जो कि मार्केट में अवेलेबल हो, तो ये होता है अल्टरनेटिव्स। जैसे कि अगर मैं देख रहा हूं किसी भी व्हीकल के बारे में जैसे कार, और मैंने पता किया ए बी सी डी के बारे में, ठीक है, ए का एक्स, बी का वाई, सी का जेड, डी का डब्ल्यू। ठीक है, और अगर मैंने सिलेक्ट किया एक्स को, ठीक है, तो एक्स है वो मेरा प्रेफरेंस है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक्स को कंपेयर करूंगा वाई, जेड और डब्ल्यू से। ठीक है, और मैं पता करना कोशिश करूंगा कि इनमें से बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन क्या है। ठीक है, ऑप्शन क्या है। ठीक है, उसके बाद आता है जब मैं पता कर लूंगा कि कौन सी गाड़ी मेरे लिए बेस्ट है, उसके बाद मेरे पास आता है परचेज डिसीजन। अल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करने के बाद कंज्यूमर बनाता है परचेज डिसीजन। ठीक है, और इसको इन्फ्लुएंस किया सकता है प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी से, प्राइसिंग से और प्रमोशन के द्वारा। जैसे कि मान लीजिए मैंने पता किया कि एक्स जो है वो बेटर है बाकी ऑप्शन से, लेकिन जैसे ही मैं शोरूम पहुंचा मुझे पता चला कि एक्स जो है वो अवेलेबल ही नहीं है। तो क्या होगा, मेरे पास डिमांड है, मेरे पास विलिंग है, मुझे गाड़ी चाहिए, लेकिन ये गाड़ी अवेलेबल नहीं है। तो क्या करूंगा मैं दूसरे ऑप्शंस को ढूंढना शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो या तो मैं फिर वाई के लिए जाऊंगा, जेड के लिए जाऊंगा, या फिर डब्ल्यू के लिए जाऊंगा। ठीक है, इससे इन्फ्लुएंस किया सकता है एक्सटर्नल फैक्टर्स के द्वारा जैसे कि अवेलेबिलिटी, प्राइसिंग एंड प्रमोशंस। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया प्रोडक्शन एबिलिटी के बारे में, प्राइसिंग के बारे में एंड प्रमोशन के बारे में। ठीक है, यानी मान लेते हैं मैं एक्स खरीदने गया
लेकिन एकदम से जो वाई जेड और डब्ल्यू के प्राइसेस थे वो कम हो गए और इनका जो प्रमोशन था वो बढ़ गया। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से मैं क्या करूंगा, मैं या तो अभी या बाद में अट्रैक्ट होना शुरू हो जाऊंगा वाई की तरफ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, वाई खरीदना चाहूंगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है परचेज डिसीजन। उसके बाद आता है पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन। तो ये होता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट डिसीजन मेकिंग का। ठीक है, आपने जैसे मान लीजिए आप कुछ करने जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि उसके बाद क्या होगा। ठीक है, लेकिन आफ्टर रिजल्ट्स के बारे में आप सोच रहे हैं क्या होगा रिजल्ट अगर आप ये काम करते हैं जो खरीदते हैं। ठीक है, तो ये होता है पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर मैं एक्स खरीदने जा रहा हूं अपनी प्रेफरेंस की वजह से, तो ये है मेरी प्रेफरेंस। तो बिफोर बाइंग एक्स, एक्स खरीदने के बाद मैंने पाया कि इसका जो माइलेज है वो अच्छा नहीं है, मेंटेनेंस जो है वो हाई है, ज्यादा है। ठीक है, और ये जो है कॉस्टली है, महंगा है। ये सभी फैक्टर्स जो हैं ये मुझे पता चले इसे खरीदने के बाद। ठीक है, तो ये आता है हमारा पोस्ट परचेस इवैल्यूएशन में। तो इस परचेज को लेने के बाद जब मैं एसेस करता हूं अपने सेटिस्फेक्शन को प्रोडक्ट और सर्विस के साथ में, अगर पॉजिटिव एक्सपीरियंस है तो ब्रांड लॉयल्टी बनी रहेगी, मैं उसे दोबारा से खरीदूंगा। वहीं अगर नेगेटिव है तो मैं उसे दोबारा नहीं खरीदूंगा बल्कि उसकी शिकायत भी कर दूंगा। ठीक है, तो अगर मुझे पता चलता है कि माइलेज, मेंटेनेंस वो कॉस्टली है और वो मेरी ही प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग है, तो मैं दोबारा से एक्स खरीदूंगा। लेकिन अगर ये मेरे अकॉर्डिंग नहीं है तो मैं इन्हें दोबारा नहीं खरीदूंगा। ठीक है, और इसके साथ साथ ही मैं बाकी लोगों को भी इसे लेने से मना कर दूंगा। ठीक है, तो यह आता है हमारा पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन के अंदर। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा कंज्यूमर सेगमेंटेशन। तो ये क्या होता है, जो मार्केटर्स हैं वो डिवाइड करते हैं मार्केट को सेगमेंट्स में। ठीक है, ताकि उन्हें अच्छे से समझ सकें। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे मार्केट है ग्रुप और मैंने इसे डिवाइड किया हुआ है 3 हिस्सों में, क्योंकि मैं हूं एक बिजनेसमैन। ठीक है, हाई प्रेफर्ड सेगमेंट, मीडियम प्रेफर्ड सेगमेंट और पोटेंशियल प्रेफर्ड सेगमेंट। ठीक है, तो मान लेते हैं कि मैंने इसे डिवाइड किया 3 हिस्सों में। पहला हो हाईली। ठीक है, तो ये वो लोग हैं जो एबल है और विलिंग है मेरी चीजों को खरीदने के लिए। तो अगर मैं इन्हें अप्रोच करूंगा और मैं बस इनकी चीज को जरा सा भी मीट करूंगा तो ये मेरे सामान को खरीद लेंगे। उसके बाद आता है मीडियम प्रेफरेंस। ये वो लोग हैं ये जिन्हें मेरे सामान से ज्यादा कन्वीनियंस नहीं मिली है, इन्हें अप्रोच करना पड़ेगा, थोड़ा सा परस्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, लिटिल बिट परस्यूइंग देम। ठीक है, अपना सामान बेचने के लिए। तो जैसे ही मैं कर रहा हूं तो हो सकता है मेरा सामान खरीद लेंगे। और तीसरा है लोअर कैटेगरी जो है पोटेंशियली प्रेफर्ड। इसका मतलब हुआ ये इंटरेस्टेड भी नहीं है। ठीक है, और इसी के साथ साथ इनको हम अभी सामान बेच भी नहीं सकते, लेकिन फ्यूचर में हम इन्हें बेच सकते हैं, तो हम इन्हें पोटेंशियल कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो कंज्यूमर सेगमेंटेशन है वो आपका होता है। ठीक है, तो मार्केटर्स डिमांड करते हैं कंज्यूमर को स्पेसिस पे, जिसे हम कहते हैं कंज्यूमर सेगमेंटेशन, जैसे कि डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक्स और बिहेवियर। और ये अलाय करता है उन्हें ताकि जो मार्केट स्ट्रेटेजीज हैं उसे बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग बना सकें। जैसे कि अगर मैं हाईली प्रेफर्ड को टारगेट करना चाहूं तो मैं सिर्फ उनकी नीड को मीट कर सकता हूं। उसके बाद अगर मैं अब मीडियम प्रेफर्ड के पास जाएंगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे प्रॉपर सेल्स स्ट्रेटजी अप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे इन्हें कन्विंस करना है। ये मेरे सामान से ज्यादा कन्वीनियंस नहीं है,
लेकिन अगर मैं पोटेंशियल प्रॉफिट के पास जाऊंगा तो मुझे बहुत सी चीजें करनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि ये मेरे सामान में बिल्कुल ही इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि इनके पास पोटेंशियल है। अगर मैंने ठीक से इन्हें परस्यूट किया तो ये इन फ्यूचर मेरा सामान खरीद सकते हैं। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया इन फैक्ट्स को। ठीक है। बस प्लीज श्योर कीजिएगा कि आप इन्हें रिवाइज करें बाकी लेक्चर शुरू होने से पहले, ताकि आपको अच्छे से चीजें समझ में आने। ठीक है। तो इस नोट के साथ हम इस लेक्चर को अब एंड करते हैं। थैंक यू।